अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को मशवरा दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए। वफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादे किए उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुना है मईशत बेहतर हो रही है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। हमारे इंटरनेट में ऐसा क्या है कि मछलियाँ सिर्फ हमारी केबल काटती हैं। आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट हैं। यकतरफा फैसला करना जो कि मुतनाज़ा हो ना, मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। मैंने भी ये सुना है कि मिशन थोड़ी बेहतर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। तो जो ये हुकूमत का क्लेम है, जो बज़ाहिर ये कागजात के हद तक हम बिल्कुल समझते हैं कि एक्विटेबल एक्सेस टू द इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट को बुनियादी हक बनाना चाहिए। डिजिटल ई कॉमर्स है उसको इनकरेज करना चाहिए। उन पर इस किस्म के पाबंदियाँ नहीं रखना चाहिए। बैरूनी दबाव आया तो मज़ाहमत करेंगे। अगर ताबेदारी करते तो आज एटमी क़ुव्वत ना होते। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत। कहा हुकूमत के खिलाफ तमाम खतरात का खात्मा हो गया। अगले हफ्ते मदारिस बिल का मसला हल हो जाएगा। काबीना में तोसी हो सकती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी जगह देंगे। देखिए राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू 11 बजे प्रोग्राम तब्दीली में। हम जो है वो इसको रजिस्टर करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा जो है वो और किसी दूसरे मुल्क को कोई इस्तेहकाक हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म की मुदाखलत करे। पाकिस्तान ने जो है वो इस किस्म का रवैया या इस किस्म का स्टांस लिया है, वरना आज हम एटमी कुव्वत ही ना होती अगर हमने कोई इतनी ताबेदारी करनी होती। उन मदारिस को जो एजुकेशन से रजिस्टर्ड हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को भी रहने का जवाज़ जो है वो इस एक्ट में मौजूद हो, और वो ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सर पॉलिटिकल स्पेस आप कैसे देंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल देंगे, और उस बारे में हमने वहाँ पे उस दिन फैसले किए हैं और उनका अमल दरामद होगा। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और बानी पीटीआई तीनों को बैठना चाहिए। हम भी मुज़ाकरात की रिपोर्ट इन्हीं लोगों को देंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए, लेकिन इससे पहले गलती को तस्लीम भी किया जाना चाहिए। अगर आज आपके खिलाफ गलत मुकदमात दर्ज हुए तो आपने भी गलत मुकदमात दर्ज किए थे। पूरे खुलूस नियत से उनको कामयाब करना चाहते। अगर ये कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमात कायम हो गए, बड़े झूठे मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं, अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। उस वक्त तो कभी आपको ये ख्याल ना आया। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आज की बात किसी को तस्लीम करवाना जो है दरकार है, तो कल की जो बात है उसे भी तस्लीम कर लिया जाए। अगर तस्लीम नहीं करना तो चलो अफसोस का इज़हार ही कर दो। जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में हकीकत सामने आ गई है। अफगान हुकूमत और खारजी दहशतगर्द मिले हुए हैं। 27 और 28 दिसंबर की रात अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरारंदाजी की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। खारजियों ने अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 खारजी दहशतगर्द और अफगान तालिबान ठिकाने लगा दिए। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने खुर्रम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। दरअंदाजी के लिए ख्वारिज दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया।
पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कोशिश नाकाम होने पर खारजियों ने 28 दिसंबर की सुबह अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई से 15 खारजी और अफगान तालिबान हलाक हो गए, कई ख्वारिज जख्मी भी हुए। 9 मई के मनसूबा साज मास्टरमाइंड के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। 9 मई के तमाम मुल्जिमान कैफरी किरदार तक पहुंचेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दिफाई तनसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। 85 लोगों को जो सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। बानी पीटीआई ने भी कह दिया मईशत तरक्की कर रही है, बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेकाम है। ये इसकी आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को हम फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वो जो सजाएं हुई हैं 25 लोगों को पहले, 60 लोगों को बाद में, जो 85 लोगों को सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद थे। उनको वहाँ पे देखा गया था जलाओ गिराव करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए। तो जो मुल्क दुश्मनी हुई है, अगर उस पर कोई माफ़ी हो जाए या उस मुल्क दुश्मनी को भुला दिया जाए तो फिर एक शख्स जो कोई भी जुर्म करता है तो क्या पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाए? तो ये कतल मकसद नहीं है। तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है, डिफॉल्ट से हट के हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। दोनों साइडें बड़ी नेक नीति से बैठी हैं। मकसद यही है कि सियासी इस्तेकाम हासिल किया जाए और जो मईशत तरक्की कर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टैंकर का वॉल खोलकर पानी ज़ाया करने वालों को छिछोरा करार दे दिया। कहा एहतजाज सब कहा क्या, लेकिन निज़ाम धर्म भरम न किया जाए। अपने खिलाफ बैनर से मुतालिक सवाल पर मेयर कराची ने कहा अगर जमात इस्लामी के चेयरमैन को वाटर कॉरपोरेशन का हेड बनाया गया तो सिर्फ एक ही राउंड में पानी आएगा। सवाल ये है कि चंदे पर चलने वाली जमातों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? को बताऊंगा इनका ऑडिट होना चाहिए, इनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये आवाम की अमानत है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये चंदे पर चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। ये वो है नलका खोल के चीजों को जाया करने वाले छिचोरे। खबर ये बनती है देखो पानी बहा दिया उन्होंने, तो आपने कहा ब्रेकिंग न्यूज ये हो गया। मैं मुजम्मत करता हूँ उस अमल की। वो अमल अगर जमात इस्लामी के लोगों ने किया है गलत किया है, अगर किसी शरपसंद अनासिर ने किया है गलत किया है। मैं समझता हूँ ये पानी आवाम की मिल्कियत है, आवाम की अमानत है और इस तरीके से हमें चीज़ों को तक़वियत नहीं देनी चाहिए। सड़कें ब्लॉक हैं और लोगों को तकलीफ है। एहतजाज की आड़ में अगर टारगेट ये है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए, किसी शहर के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया जाए, एम्बुलेंसेस मूव ना कर पाए, फायर ब्रिगेड मूव ना कर पाए, पुलिस की या इंतज़ामिया की गाड़ियाँ मूव ना कर पाए, मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर मुनासिब है। सिंध हुकूमत कराची वालों को पानी बेच रही है। शहर के बासियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद पर अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का जवाब आ गया है। पोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले लोग टैंकर्स डलवाने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत किधर है? लोग जो है वो टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। लोग जो है वो 12-12 हज़ार 18-18 हज़ार के टैंकर लेने पर मजबूर हैं। ये 84 इंच की लाइन टूटती है, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा टूटती है। बताइए बीआरटी वालों के खिलाफ क्या किया गया, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या किया गया जिन टैक्सों पर आप चलते हैं, लेकिन आप लोगों को पानी बेचते हैं और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो लाइन तोड़ने के अंदर इन्वॉल्व थे। कारकुन से लेकर भलाई नज़म तक, यानी ऊपरी लेवल तक, प्रेसिडेंट अमीर तक, हर फर्द हमारा जो है वो पैसे देता है, जिसके नतीजे के अंदर हमारा ये पूरा निजाम चलता है। कि आप बताइए आपने क्या किया, आपने कितनी सड़कें बनाई? राशिद मिनास रोड टूटी हुई है, शाहराह पाकिस्तान रोड टूटी हुई है, शेर शाह सूरी रोड टूटी हुई है, शाहराह नूरजहां रोड आपने उसको खोद के डाल दिया। ये तो सूरत हाल है आपकी, और आप बात करते हैं कराची की। आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको शर्म आना चाहिए। शहर में टैंकर्स दनदनाते फिर रहे हैं। टैंकर्स के लिए पानी है, शहरियों को देने के लिए पानी नहीं। कराची के शहरियों की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा मेयर कराची मामलात को ठीक करें। मुर्तज़ा क्यों एक्शन नहीं ले रहा? जब उनको पता है कि चोर हैं तो आन के पकड़ो ना। उनको नहीं पकड़े यार, पुलिस को बोल नहीं रहे कि भाई इनको पकड़ो है। दूसरा जो काम हो रहा है वो दिख रहा है। वाटर टैंकर वाले जितने भी हैं सारे यहाँ घूम रहे, पानी बेच रहे हैं। हमारे नलों में पानी नहीं आता। माशाल्लाह ये सिंध हुकूमत की माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं ये लोग। यहाँ देखें आप कितने घूम रहे हैं, यहाँ पे वाटर टैंकर जगह जगह घूम रहे हैं, अपने रेट अपने कर रहे हैं। ये नलों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा हम लोगों के। अगर अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाता है
تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. یہ ہمارے میئر جو ابھی پیپلز پارٹی سے ہیں, اب اگر پانی کے لیے اپنے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چھچورا کہا جائے. ان کو چھچورا نہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور یہ تو سارے شہر کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے ٹینکر والے جو ہے لے کے جا رہے ہیں, ان کو مل رہا ہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں. جہاں پیسے مل رہے ہیں تو ان کو پانی ملتا ہے, جہاں جو ہے عام شہریوں کو نہیں ملتا. اب ان کو چھچورے کہنا ہے تو غلط ہے, شہریوں کے توہین. پانی بالکل لوگوں کا ہے نہیں, پانی کا بڑا مشکل ہے ہر جگہ میں. ابھی پانی بالکل ہے نہیں, ہر جگہ میں مشکل ہے, سب کا مشکل ہے, اور بغیر پانی سے تو گزارا نہیں چلتا ہے. سال 2024 پاکستان ایئر فورس کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کی نوید لے کر شروع ہوا. پاکستان ایئر فورس نیکسٹ جنریشن فضائیہ بن کر سامنے آئی. تو دوسری طرف ایک بار پھر انڈس شیلڈ مشقوں کی میزبانی کر کے پاکستان ایئر فورس نے خود کو جدید ترین منظم فضائی قوتوں کے ہم پلہ ثابت کیا. سال 2024 کے آغاز میں ہی 2 جنوری وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان ایئر فورس نے اپنے دشمنوں کو ایک بار پھر بڑا اور بھرپور سرپرائز دیا. اس روز پاکستان ایئر فورس میں جدید ترین جے-10C طیاروں اور دیگر فضائی سازوں کی انڈکشن کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی موجودگی میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کے پہلے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے حصول کا اعلان کیا. 2024 میں ہی پاکستان اور ترکی کے جوائنٹ وینچر TFX کان نے اپنی دوسری ٹیسٹ فلائٹ کامیابی سے مکمل کی. یوں پاکستان ایئر فورس اس وقت 2 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی انڈکشن پر کام کر رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سے حاصل کیا جانے والا J-35A جلد پاکستان ایئر فورس کا حصہ بننے والا ہے. اس حوالے سے بول نیوز ہی وہ پہلا پاکستانی نیوز چینل تھا جس نے J-35A طیاروں کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اور اس کے بعد پائلٹس کی ٹریننگ کی خبر بریک کی. پائلٹس ہیں ان طیاروں کو J-31 طیاروں کو پاکستان میں لینڈ کرواتے دکھائی دیں گے. اسی طرح ذرائع کے مطابق TFX بھی 2028 کے بعد کسی بھی وقت پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے گا. دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی بے مثال علامت JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بعد PFX یا پاکستان فائٹر کا اعلان بھی کیا گیا. پاکستان فائٹر اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ پاکستان میں ہی مکمل طور پر ڈیزائن کیا جانے والا 4.5+ جنریشن لڑاکا طیارہ ہوگا. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $1.6 ارب مالیت کی تاریخی JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی فروخت کی ڈیل بھی طے پائی. حربی آلات اور انسانی وسائل کی شمولیت کے ساتھ جدید فضائی عسکری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایویشن، اسپیس، سائبر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فل اسپیکٹرم کراس ڈومین ملٹی ایرینا جنگی تیاریاں کر رہی ہے. جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ معیاری J-10C لڑاکا طیاروں، بغیر پائلٹ اڑنے والے ڈرونز، جدید الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارمز، فورس ملٹی پلائرز، جدید ترین انٹیگریٹڈ فضائی دفاعی نظام، ایئر موبلٹی پلیٹ فارمز، ہائی میڈز اور ہائپرسونک میزائلز کی صلاحیتوں کی شمولیت نے پاکستان ایئر فورس کو نیکسٹ جنریشن قوت کے روپ میں ڈھالا ہے. روایتی پلیٹ فارمز کے ساتھ دور جدید میں ڈرونز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سال 2024 میں پاکستان ایئر فورس میں اکینچی، بیرکتار، TB2 ڈرونز کے ساتھ شاپرڈ 2 کے بعد شاپرڈ 3 ڈرون کی بھی انٹری. 2024 میں پاکستان ایئر فورس نے بین الاقوامی جنگی مشقوں میں بھی حصہ لیا، لیکن انڈس شیلڈ سیریز کی 2 مشقوں کی میزبانی کر کے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا. انڈس شیلڈ 2024 میں ترکی، سعودی عرب اور مصری فضائیہ سمیت 24 ممالک نے مجموعی طور پر حصہ لیا. اسی طرح انڈس شیلڈ چائنیز 2024 میں پاکستان اور چین کی ہمالیہ سے اونچی دوستی کا بے مثال مظاہرہ سامنے آیا. چینی فضائیہ کی جانب سے AESA ریڈار اور لانگ رینج BBR سے لیس J-10C اور J-16 طیارے مشقوں میں شامل ہوئے. چینی فضائیہ کے مہلک HQ-22 زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھی مشقوں میں حصہ لیا. پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے ایئر بورن الیکٹرک وارفیئر YTG-9 پلیٹ فارم کے ساتھ G500 ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم نے بھی مشقوں میں حصہ لیا. پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ان مشقوں میں J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں نے عصر حاضر کے حربی حالات جنگ کی حقیقت سے قریب ترین ماحول میں کارکردگی دکھائی. کچھ بات موسم کی کر لیتے ہیں. ملک میں سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی. پارہ -13 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں سردی برقرار رہنے کی پیش گوئی. گزشتہ شب پارہ 8 ڈگری تک گر گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. ملک بھر میں سردی کی شدید لہر. سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی. پارہ -13 ریکارڈ کیا گیا. لیہہ -12 اور کوئٹہ میں -7 ریکارڈ کیا گیا. آج اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا. بلوچستان، KP، پنجاب اور سندھ میں بھی موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی. کراچی میں سردی برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے بولڈ نیوز.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।